नाज़रीन आदाब, यूपी की इंतखाबी जंग में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज यूपी में खवातीन का दिन रहा। वज़ीर आज़म ने इलाहाबाद में तारीखी रैली की और इस पूरी रैली को खवातीन के नाम मौसूम कर दिया। कहा जा रहा है कि 2.5 लाख से ज्यादा खवातीन ने इस रैली में शिरकत की। खवातीन के लिए खजाना खोलते ही कांग्रेस ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। प्रियंका ने कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का असर है। खवातीन अब बेदार हो गई हैं। वहीं अखिलेश की रैली और रोड शो में अवामी सरों का समंदर देखा गया। अखिलेश ने कहा कि चचा के साथ आने से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। प्रोग्राम में ये और इसके अलावा यूपी की सियासत के कई और पहलुओं पर नजर डालेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज इलाहाबाद में बड़े जलसे से खिताब किया। इस जलसे की खास बात यह रही कि इसमें 2.5 लाख से ज्यादा खवातीन ने शिरकत की। जलसे को महिला सशक्तिकरण मिशन का नाम दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जलसे में खवातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़, वक़ार, खुद कफालत और वक़ार का नारा दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी पूरी तकरीर खवातीन के हुकूक पर मरकूज रखी। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार खवातीन को वो तमाम हुकूक देना चाहती है जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने यूपी के 45 अजला के 202 टेक होम राशन मराकज का इफ्तिताह किया। साथ ही पीएम मोदी ने 1,60,000 खातून रजाकारों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए की रकम ट्रांसफर की। सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। बिना किसी पक्षपात डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। जलसे में पीएम मोदी ने इज्तिमाई तौर पर खुद कफील होने वाली खवातीन की नुमाइंदों से मुलाकात की। जिन खवातीन से पीएम मोदी ने मुलाकात की उनमें मुस्लिम खवातीन भी शामिल थीं। पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली मुस्लिम खवातीन ने पीएम मोदी की तरफ से उनकी हौसला अफजाई का शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले हैं। उन्होंने हमारी गुड़िया को अपनी गोद में लिया, खिलाया और इन्हें आशीर्वाद दिया। और उन्होंने हमारे से बैंक के बारे में पूछा कि अब आप बैंक का कार्य अपने गांव में कैसे करती हैं। हमारी आज मोदी जी से बात हुई है और उन्होंने ये बताया है
कि अगर हम इस योजना में आपको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रही हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रही हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आज जो वो हमसे पूछे कि क्या कैसे आप लोग काम करती हैं, अगर ऐसे इतने ट्रांजैक्शन की हैं तो कैसे जाके की हैं। तो हम लोग घर घर जाके ट्रांजैक्शन करते हैं और हमारे इस टाइम जो है एक दिन की जो है एक दिन का कमीशन जो है 500-600 रुपये आता है, लेकिन बहुत कम कमीशन मिलता है। जब मैं 1 लाख ट्रांजैक्शन करती हूँ तब मेरा 500-600 रुपये कमीशन आता है। और पीएम मोदी जी ने बस यही कहा है कि आप लोग कैसा मतलब आप लोग संचित हैं, आप लोग क्या इससे मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम लोग गर्व फील कर रहे हैं और हम लोग मतलब मिलके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी के द्वारा इस योजना का पता चला है और मैंने इसमें काफी ट्रांजैक्शन कर चुकी हूँ, 27 लाख तक की अभी तक की, और 7500 तक का मैं कमीशन भी कमा चुकी हूँ। मैं कस्टमर के रिचार्ज भी करती हूँ और बिजली का बिल भी जमा करती हूँ इसके द्वारा। गांव के लोग मुझसे संतुष्ट हैं, अब उन्हें बैंक में जाके लाइन में नहीं लगना पड़ता। बुजुर्ग लोग मुझसे बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं कि इस कार्य के लिए, और मैं इसके लिए तहे दिल से पीएम और सीएम दोनों को धन्यवाद करती हूँ। पीएम ने आज अपने इलाहाबाद जलसे में जिस तरह खवातीन के लिए स्कीमों की बरसात की, अपना खजाना लुटाया, पूरे जलसे को खवातीन के नाम किया। इस पर प्रियंका गांधी ने तंज कसा। प्रियंका ने कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं का असर दिख रहा है। आज तक बीजेपी हुकूमत खवातीन को नजरअंदाज करती आ रही थी। अब जब खवातीन अपना हक लेने के लिए तैयार हैं, मर्दों के शाना बशाना चलने को तैयार हैं, इससे बीजेपी में डर का माहौल है। प्रियंका ने कहा कि यूपी की खवातीन की जीत है, यहां की खवातीन बेदार हो गई हैं। यही वजह है कि आज सरकार को झुकना पड़ रहा है। प्रियंका ने सवाल किया कि 5 सालों तक कहां थी ये सरकार। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। जीत है, मैं आपकी जीत है, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है। ईडी के और जो है छापे डाले जा रहे हैं। फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं। तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन प्रमोद तिवारी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं कभी जाती हमले नहीं करता और आज भी नहीं करूंगा, लेकिन पीएम मोदी के बारे में तो पूरा मुल्क जानता है कि पीएम के दिल में खवातीन के लिए कितनी इज्जत और कितना एहतराम है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत घर से होती है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत महंगाई, कोरोना की बदइंतजामी, आवारा जानवर, बेरोजगारी और अमन व अमान बनाए रखने में नाकाम हो चुकी है। इसलिए आवाम ने अब अपना जहन बना लिया है। वो सिर्फ तारीख का इंतजार कर रही है, जिस दिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा और इलेक्शन के बात होगी, बीजेपी 100 के हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं कभी व्यक्तिगत हमले नहीं करूंगा, आज भी नहीं करूंगा, लेकिन सारे देश को मालूम है कि महिलाओं के लिए उनके हृदय में कितना आदर सम्मान है। पहले घर से शुरू होगी कहानी, तो वो कोई बात नहीं बनती। वो जो कर रहे हैं सबको लग रहा है विशुद्ध राजनीतिक प्रयास है, और राजनीतिक प्रयास जब किया जाए और महिला को अधिकार उसका न मिले, महिलाओं को उसका अधिकार न मिले, तो नरेंद्र मोदी जी की असलियत सबको मालूम है, सच्चाई सबको मालूम है, कुछ नहीं। इसका चुनाव पर कोई असर पड़ेगा, इस महाकुंभ का, महिलाओं के महाकुंभ का यूपी चुनाव पर? देखिए, इस समय बीजेपी उठती हुई दुकान है, उसकी बाजार लूट चुकी है। 100 सीट नहीं पहुंच रही है भाजपा, महंगाई की वजह से, कोरोना में बदइंतजामी की वजह से। जिस तरह छुट्टा जानवर
जिस तरह बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे कानून व्यवस्था के हैं। उसके बाद जनता ने मन बना दिया, सिर्फ तारीख का इंतजार है। जिस दिन तारीख आएगी, चुनाव होगा, भाजपा सैकड़े पे नहीं पहुंच पाएगी। और उधर अखिलेश की विजय यात्रा भी जारी है। आज जैसे ही विजय यात्रा मैनपुरी पहुंची, अवामी सरों का सैलाब नजर आया। हमारे नुमाइंदे अलाउद्दीन से खास बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चचा भी हमारे साथ आ गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी परेशान है। न्यूज 18 से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि मौजूदा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हुई है। हमने आवाम के लिए जितनी स्कीमें शुरू की थी उनको बंद कर दिया गया। हुकूमत पूरी तरह से गरीब, किसान, नौजवान मुखालिफ है। समाजवादी विजय रथ यात्रा लगातार चल रहा है। 24वां जिला है मैनपुरी। अब हम इंटर होने वाले हैं एटा में, यानी ये 25वां जिला हो जाएगा जब हम एटा में प्रवेश करेंगे। यानी 25 जिलों में ये रथ यात्रा लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसकी अगुवाई कर रहे हैं। मैनपुरी उनका घर है। आज सुबह वो सैफई से चल करके आए। साथ में देखें तो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सर, घर आने में थोड़ा लेट तो नहीं हो गया? मैनपुरी घर था? नहीं, समाजवादी पार्टी का और नेताजी का मैनपुरी की जनता से बहुत पुराना रिश्ता है। कैसा भी समय आया होगा, राजनीति में कितनी भी उतार चढ़ाव रही होगी या कोई भी संघर्ष का रास्ता रहा होगा, यहाँ की जनता ने नेताजी का साथ और समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा दिया। और उसका परिणाम यह है कि नेताजी ने मैनपुरी का विकास ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चाहे सड़क हो, बिजली का इंतजाम हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या किसी और बीमारी के समय पर मदद करने की बात हो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को लाने का काम हुआ हो। और जब से समाजवादी सरकार गई है, इस सरकार ने कामकाज ठप कर दिया है। अभी ले बिल्कुल, देखिए लगातार अभिवादन लोग स्वीकार कर रहे हैं। देखिए फिर एक बार लोग लगातार आ गए। अखिलेश यादव जी ऊपर जो लिफ्ट बनी हुई उसके माध्यम से एक बार फिर से लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही लगातार लोगों का प्यार और जो लोग हैं, खासतौर से मैनपुरी उनका अपना गृह जनपद के बगल का जिला है। मैनपुरी से सांसद भी हैं मुलायम सिंह यादव, और साथ ही बड़ा घरेलू रिश्ता रहा इस जिले का समाजवादी परिवार से और समाजवादी पूरी फैमिली से और समाजवादी आंदोलन से भी गहरा रिश्ता रहा है। तो ऐसे में 23 जिलों के सफर के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यानी 24वां जिला मैनपुरी है उसका सफर कर रहे हैं। तो जनता में जबरदस्त उत्साह है। 12 बजे सफर शुरू हुआ है मैनपुरी से और ये सफर लगातार चल भी रहा है। इस बीच में कई सारे सियासी घटनाक्रम भी हुए हैं। उन सियासी घटनाक्रम पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार बेबाकी से अपनी राय भी रखते रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी आए थे और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से आपको घेरा है। दिल्ली के जो आंकड़े कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, बहनों के साथ और माताओं के साथ घटनाएं हुई हैं। और एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं 40% से ज्यादा घटनाएं बढ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिली हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, शाहजहांपुर की घटना हो, जहां समय समय पर बेटियों के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और यहाँ तक खबरें चली थी कि जिस पर बलात्कार का आरोप था, जिस पर बलात्कार के केस चल रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के कार्यालय में खुद मिलकर के मुख्यमंत्री से आए थे। क्या वो घटनाएं भूल जाएंगे लोग? सबसे ज्यादा जो सुरक्षा की व्यवस्था के लिए समाजवादी सरकार ने इंतजाम किया, 1090 किया, उसको बजट दिया, आशा ज्योति केंद्र बनाए और विशेष स्वास्थ्य के लिए उनके लिए एम्बुलेंस चली और भी मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स बने। विशेष छूट महिलाओं को दी गई रजिस्ट्री में नेताजी के समय से, और समाजवादी पेंशन दी गई। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के और महिलाएं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, उनकी मदद हो जाए, उसके लिए भी सम्मान देने का काम समाजवादियों ने किया। साफ तौर से देखें लगातार लोगों में उत्साह है, किस तरह से बना हुआ है। अभिवादन लगातार स्वीकार कर रहे हैं और कोई ऐसा 1 मीटर का भी कोई फासला ऐसा नहीं बचा हुआ है जब लोग कदम से कदम और ताल से ताल मिला करके इसके रथ के साथ न चल रहे हो। अब मैनपुरी के बाद एटा आने वाला है, वहां पर भी सघन जनसंपर्क समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज 18 मैनपुरी। अगर ईवीएम मशीन को नतायज के बाद निकलने वाला जिन कहा जाए तो गलत न होगा। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं।
सभी सियासी जमातों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इंतखाबात के बाद ये हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। लेकिन इंतखाबात से कबल किसी जमात को ईवीएम की याद नहीं आती। 2017 के इंतखाबात में शिकस्त के बाद अखिलेश और मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हार की वजह ईवीएम को बताया था और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ने का फैसला भी किया था। लेकिन जब दीगर रियासतों में बीजेपी को शिकस्त हुई तो अपोजिशन की शिकायत कुछ कम हो गई। अब फिर इंतखाबात करीब हैं, हार जीत का सहरा किसके सर जाएगा, इसका असर इंतखाबात के बाद ही देखने को मिलेगा। सरकार ने नहीं सुना, चुनाव आयोग ने नकार दिया। और मेरा मानना है कि लोकतंत्र में अगर किसी पे कोई शक शुबा है तो लोकतंत्र की जो सरकार होती है, जो व्यवस्था होती है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उन शक की संभावनाओं को कैसे दूर करे, ना कि आरोप के प्रत्यारोप लगाए। उस शंकाओं को दूर करने का प्रयास करना है। और जो वर्तमान समय की सरकार है उसके हर निर्णय के पीछे एक साजिश की नज़र आती है और साजिशन वो बाद में साबित हुई कि उसके हर निर्णय के पीछे एक साजिश होती है। ईवीएम के सवाल लगातार जितने भी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए उसमें रहे और ईवीएम के मैनिपुलेशन और ईवीएम की हैकिंग की बात हमेशा पार्लियामेंट के इलेक्शन में रहती है। और मेरा ये मानना है कि विधानसभा के चुनाव में इनके पास हैकिंग का, इनके पास ईवीएम में मैनिपुलेशन के संसाधन नहीं है। ये हमारे विपक्ष को इसका अंदाज़ा है और ये लोग हर मोर्चे पर विफल हैं। अब इनको ईवीएम भी नहीं जिता सकता। चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, ये सारे लोग ईवीएम पर अपनी हार की खींच को मिटाते हैं और चुनाव के बाद ये प्रेस वार्ता करते हैं और बताते हैं कि ईवीएम के कारण से हम हार गए। ये कोई सत्कर्म जनता के लिए नहीं करते क्योंकि इनके स्वभाव में नहीं है। और जनता इन तीनों ही दलों को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और फेलवरी मान करके जनता इनको नकार चुकी है, आगे भी नकारेगी। यूपी इंतखाबी जंग में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। मगरबी यूपी में अलहदा हाई कोर्ट बेंच के मुतालबे को लेकर वकला का एहतजाज गुज़श्ता 40 बरसों से जारी है, लेकिन हाई कोर्ट बेंच के मुतालबे को पूरा करने की यकीन दहानी कराने के बावजूद सियासी जमातें आज तक इस मामले को हल करने से कासिर रही हैं। ऐसे में यूपी असेंबली इंतखाबात से कबल एक बार फिर यह मुद्दा न सिर्फ वकला के नजदीक बहस का मौजू बन गया है, बल्कि एमआईएम जैसी बीजेपी मुखालिफ सियासी जमातें मगरबी यूपी में अपनी सियासी रैलियों में हाई कोर्ट बेंच के मुद्दे को उठाकर वकला बरादरी और आम लोगों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। मगरबी उत्तर प्रदेश के 22 अजला के वकला हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले अलहदा हाईकोर्ट बेंच के मुतालबे को लेकर गुज़श्ता 4 दहों से मुसलसल एहतजाजी मुजाहरों, स्ट्राइक और आंदोलन के जरिए हुकूमतों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन सभी सियासी जमातों ने इलेक्शन से कबल इनके मुतालबात की तायीद तो की, लेकिन हुकूमत में आने के बाद कोई पेशरफ्त नहीं की। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 से कबल जहां बीजेपी और कांग्रेस समेत समाजवादी और बीएसपी इस मुतालबे पर अभी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वहीं मजलिस सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने बेरठ रैली में अलहदा हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे को उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मेरठ को आकर ये वादा किया था यहाँ के वकलाओं से कि मेरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए आप, रुककर मेरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहां पर मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। वहीं मगरबी यूपी वकला बरादरी के जिम्मेदारान और हाईकोर्ट संघर्ष समिति के ओहदेदारान का कहना है कि सभी सियासी जमातें इलेक्शन से कबल अलहदा हाईकोर्ट बेंच के मुतालबे पर ज़बानी जमा खर्च करती रही हैं, लेकिन मसले को हल करने की कोशिश किसी ने नहीं की। ताहम अब इलेक्शन से कबल मगरबी यूपी के 22 अजला के वकला एक बार फिर इस बात पर मुत्तहिद हैं कि अलहदा हाईकोर्ट बेंच नहीं तो वोट नहीं।
हाईकोर्ट बेंच के स्थापना की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है, ये बहुत पुराना मामला चल रहा है। वकील इसको मामले को बराबर उठाते रहे हैं और आज तक उठाते रहे। हर मामले में चूँकि जब भी कोई पदाधिकारी चुने जाते हैं तो वो भी हाईकोर्ट बेंच की बात करते हैं। अपोजिशन में जब लोग जो होते हैं वो भी हाईकोर्ट बेंच की बात करते हैं। अमित शाह जी जब यहाँ वोट मांगने के लिए 2017 में आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम हाईकोर्ट बेंच को कंसिडर करेंगे, लेकिन 4.5 साल तक तो जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। हर पार्टी, ज़्यादातर पार्टियां इस चुनावी मुद्दा इसको भी बनाएंगी, सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी को छोड़ के। हमारी सभी पार्टियों से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे बातचीत हुई है, वो सब लोग वादा कर रहे हैं कि हम अपने मैनिफेस्टो में इसे लाएंगे। अलीगढ़ में किसान दिवस के मौके पर होने जा रही समाजवादी पार्टी और आरएलडी की मुश्तरका रैली के ताल्लुक से अब लीडरान अलीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकदल के रियासती सदर डॉक्टर मसूद अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुल्क में हो रही मॉब लिंचिंग के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि 2014 से पहले हमने मॉब लिंचिंग का नाम ही नहीं सुना था। आज बीजेपी को सिर्फ इख्तिदार से मतलब है, चाहे मुल्क जले या आवाम बर्बाद हो जाए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे ही सियासत में भी गर्माहट बढ़ती जा रही है। अब अलीगढ़ में पोस्टर के जरिए हुकूमत और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ मुतनाज़ा बातें लिखी गई हैं, जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल के यूथ विंग के सेक्रेटरी राजा भैया की जानिब से शहर में होने वाली रैली के ताल्लुक से कुछ पोस्टर लगवाए गए, जो लगते ही सियासत का शिकार हो गए। इस पोस्टर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा गया है कि वो इलेक्शन के बाद नशा करेंगे। इस ताल्लुक से जब राजा भैया से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं लिखवाया है। देखिए 23 तारीख में जो माननीय अखिलेश यादव जी जैन जी की संयुक्त सभा होनी है, उसके उद्देश्य से लगाए गए हैं और अब पब्लिक को आह्वान किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचिए। पोस्टर पर ये लिखा है कि आप प्रदेश को संभालेंगे माननीय अखिलेश और जयंत, और बाकी जो लोग हैं वो 2022 के बाद फूकेंगे चिलम। इस तरीके से है, इसका मायना ये है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखिए क्रिप्टो की समझ। यहाँ के स्ट्रक्चर के लिए ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केवाईसी के बारे में। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर्स। निवेशकों के पैसों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। जिस तरह क्रिप्टो के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और मार्केट के नियमों की बात चल रही है, केवाईसी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब जानते हैं क्रिप्टो में केवाईसी क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो केवाईसी से ये कंफर्म होता है कि कस्टमर वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। साथ ही इससे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सकती है। जीबीपे जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज केवाईसी को लेकर सख्त है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है। आइए जानते हैं कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में केवाईसी कंप्लीट करें। सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सचेंज चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंज के पेज पर जाएं, वेरीफाई आइडेंटिटी और कंप्लीट केवाईसी टैब क्लिक करें। अब यहां अपना आईडी प्रूफ, पैन एड्रेस प्रूफ अपलोड करें। इसके बाद बैंक डिटेल में जाकर ऐड और वेरीफाई करने के लिए एक्सचेंज के सेटिंग पेज पर बैंकिंग ऑप्शन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ट्रेड करने के लिए अब आपका अकाउंट तैयार है। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।